मैं संजय सिंह अपने YouTube चैनल हंसनी एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि मेरे द्वारा पूर्व में दिए गए वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। इससे पहले के वीडियो में जैसे हमने चर्चा की थी कि इतिहास का नामकरण कैसे हुआ, इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इतिहास के पिता कौन हैं, इतिहास के पिता को किसने इतिहास का पिता कहा, आदि आदि प्रश्नों के हम लोगों ने उत्तर देखे थे। आइए इतिहास विषय की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं कि इतिहास में हमारे लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या पढ़ना परम आवश्यक है। आइए देखते हैं। तो जैसे जो इतिहास है आपका, इस इतिहास का वर्गीकरण जो भारतीय विद्वानों ने किया 3 भागों में किया था, जैसा कि इससे पहले के वीडियो में हमने चर्चा की है। ये 3 भाग क्या क्या हैं, अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये है आपका प्राचीन काल, दूसरा है आपका मध्यकाल और तीसरा है आपका आधुनिक काल। तो ये जो विभाजन है, ये विभाजन भारतीय विद्वानों के द्वारा किया गया है, ये हम बताए थे आपको। अब जो ये विभाजन है, इस विभाजन को यदि हम समय सीमा में बांध दें कि प्राचीन काल का समय कब से कब तक मान सकते हैं, मध्यकाल का समय कब से कब तक माना जाए, आधुनिक काल का समय कब से कब तक माना जाए, तो आइए इसको देखते हैं। तो प्राचीन काल के जो समय है, अगर हम इस समय की बात करते हैं तो ये समय आर्यों के आगमन से, अब ये आर्य क्या होते हैं हम इतिहास में चर्चा करेंगे, तो आर्यों के आगमन से 1206 तक का जो समय है, 1206 ईस्वी तक का जो समय है, ये प्राचीन काल के अंतर्गत आता है। जबकि मध्यकाल के अंतर्गत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक के समय को शामिल करते हैं। 1757 में एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ, जिसे बोलते हैं प्लासी का युद्ध। तीसरा आपका है आधुनिक काल का जो समय है वह 1757 से आज तक है। 1757 से कब तक है, आज तक है। तो ये जो कब तक है, आज तक है। अब कहेंगे आप आज तक कैसे है, तो 1757 से जो भी घटनाएं हम देखते हुए आ रहे हैं आज तक, सभी क्या है, आधुनिक काल के अंतर्गत आती हैं। अगर देखा जाए वास्तव में जो भी घटनाएं घटित होती हैं भूतकाल में, सभी इतिहास में ही चली जाती हैं। आज हम जो जी रहे हैं अब से 2 मिनट पहले, वो इतिहास ही बन गया है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो घटना घटित होती जाती है वो इतिहास में ही शामिल होती जाती है आपकी। तो कुल मिला के यहाँ पे हम 1757 से आज तक, तो आज तक का मतलब हम बात करेंगे संवैधानिक विकास तक की, जब संविधान का विकास हुआ तब तक की बात करेंगे फिलहाल। तो आइए देखते हैं परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण इनमें से क्या है। तो हम ये पाते हैं प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में सबसे अधिक क्वेश्चन है वो कहाँ से आते हैं, तो आधुनिक काल से आते हैं। और यह रिकॉर्ड रहा है परीक्षा में कि मध्यकाल या प्राचीन काल से शायद कभी कोई क्वेश्चन न पूछा गया हो, लेकिन आधुनिक काल से क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। यानी मतलब यह है कि क्वेश्चन आधुनिक काल से पूछेगा ही पूछेगा, चाहे मध्यकाल से आए या प्राचीन काल से आए या ना आए। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि प्राचीन काल से क्वेश्चन पूछे या मध्यकाल से पूछे, लेकिन ये जरूरी है कि आधुनिक काल से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में भी अलग से इस चीज को दिया जाता है, अलग से इस चीज को दर्शाते हैं
कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन करके कि वो आपका सिलेबस में है। आइए देखते हैं आगे आधुनिक काल। तो अगर हम बात करते हैं इतिहास पढ़ने की, तो जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया कि अगर 10 प्रश्न आते हैं तो 10 प्रश्नों में क्या होता है कि लगभग आपके 7 प्रश्न यहाँ से हो गए, 2 प्रश्न यहाँ से हो गए, तो 7 2 9 प्रश्न तो ऐसे हो गए। और यहाँ क्या हो गया, 0 से लेकर 1 प्रश्न हो गया, पूछेगा या नहीं पूछेगा, ठीक है। अगर नहीं पूछेगा तो यहाँ पूछ लेगा, 7 से वो 8 हो जाता है। यानी क्या होता है, मैक्सिमम योगदान किसका है, मैक्सिमम योगदान है आपका आधुनिक काल के इतिहास का। इसलिए हम शुरुआत इतिहास में आधुनिक कालीन इतिहास से करते हैं। आइए देखते हैं आधुनिक काल के इतिहास का पाठ्यक्रम क्या है। इस पाठ्यक्रम को समझने का प्रयास करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि इसका सीक्वेंस यानी इसका क्रम क्या है, किस क्रम में है आपका ये पाठ्यक्रम, चर्चा करेंगे इस पर हम लोग। ये पाठ्यक्रम जो होगा गागर में सागर होगा, यानी कि थोड़े में बहुत कुछ रहेगा इसके अंदर। तो जो हम लोग पढ़ेंगे पहले, यानी जो मैं पढ़ाऊंगा आपको पहले, हम नहीं जानते कौन क्या पढ़ाता है, लेकिन जो मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा वो पहला चैप्टर है आपका उत्तर मुगल कालीन सम्राट या शासक, मुगल कालीन शासक। अब ये उत्तर मुगल यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब तक मध्यकाल है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो शासक हुए हैं वो आपका आधुनिक काल में आते हैं। तो और जो ये शासक होते हैं ये मुगल सत्ता को संभाल नहीं पाते हैं, अयोग्य शासक होते हैं। जब ये अयोग्य शासक होते हैं तो फिर क्या होता है, इनकी अयोग्यता के कारण बहुत से राज्य अपने आप को मुक्त करने का प्रयास करते हैं मुगल सत्ता से, यानी वो मुगलों से आजादी चाहते हैं। और इसी आजादी के क्रम में जो चैप्टर नंबर 2 शुरू होता है वो होता है क्या आपका नवीन स्वायत्त राज्य। स्वायत्त माने क्या होता है, स्वतंत्र। तो नवीन स्वायत्त राज्य, ये राज्य कहाँ से आ गए, ये राज्य जो मुगलों के अधीन थे, मुगलों के अयोग्य शासकों के, ठीक है, जो अयोग्य शासक थे उन शासकों के दुर्बलता उत्पन्न हो गई और इस प्रकार से एक नवीन स्वायत्त राज्य का जन्म होता है। चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं तो वो क्या है आपका यूरोपियों का आगमन, यूरोपियों का आगमन। अब यूरोपीय जो है आपके, यूरोपियों का आगमन, तो यूरोपीय कोई एक नहीं है, यूरोप महाद्वीप है। तो यूरोपियों का आगमन, तो जब आगमन होता है तो यूरोप से क्या आता है, यूरोप से पुर्तगाली आएंगे, यूरोप से डच आएंगे, फ्रांसीसी आएंगे, अंग्रेज आएंगे और डेनमार्क लोग भी आएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत से लोग आते हैं यूरोपीय। जब यूरोपियों का आगमन होता है तो हम ये नहीं कहते अंग्रेजों का आगमन, क्या होता है यूरोपियों का आगमन होता है आपका। और यूरोपियों के अंतर्गत केवल और केवल एक प्रभावशाली शक्ति जो है वह अपनी सत्ता को स्थापित कर पाती है और वो थे अंग्रेज, यानी कि ब्रिटिश शासन की स्थापना यहाँ पे होती है। ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ काफी कुछ परिवर्तन होता है। जैसे अगर अब हम बात करते हैं कि ब्रिटिश ने क्या किया, जो ब्रिटिश यहाँ पे आए, अंग्रेज यहाँ पे आए, उन्होंने भारतीय राजनीति को प्रभावित करने का कार्य किया। और चूंकि वह व्यापारी थे, ठीक है, तो व्यापार करने के उद्देश्य से ही कार्य करते थे। अंग्रेजों ने क्या किया, यानी हम कहेंगे कि चैप्टर नंबर 4 क्या है आपका ब्रिटिश शासन का, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव,
इसी प्रभाव के अंतर्गत जो है हम ये भी पाएंगे कि अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था आदि व्यवस्था को लागू किया गया। तो ये हम यहाँ पाते हैं। तो ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव सकारात्मक रहा, नकारात्मक रहा, लाभदायक था कि हानिकारक था आदि हम यहाँ पे देखेंगे इसको। उसके अलावा जो चैप्टर नंबर 5 है, जब अंग्रेज यहाँ पर आएंगे तो अंग्रेज क्या चाहते हैं? अंग्रेज चाहेंगे कि यहाँ के लोगों को हम शिक्षित करके अपने कार्य में ले सकें। इसलिए क्या करेंगे? अंग्रेज शिक्षा का विकास करेंगे। तो अब क्या होगा? अंग्रेजों के समय भारत में शिक्षा का विकास। चैप्टर नंबर 5, अंग्रेजों के समय, अंग्रेजों के समय भारत में शिक्षा का विकास, शिक्षा का विकास। चैप्टर नंबर 5 रहेगा आपका। ऐसे छात्र छात्राएं जो यूपी टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह चैप्टर अति महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से सी टेट और टेट में सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, जब भारत में शिक्षा का विकास होता है उसके साथ ही क्या होता है? भारतीय समाचार पत्रों का भी विकास होता है। तो हम देखेंगे छठा चैप्टर भारत में समाचार पत्रों का इतिहास, समाचार पत्रों का इतिहास। तो जो भी समाचार पत्र हैं, पहला समाचार पत्र कौन सा था, किस भाषा में था, कहाँ छपा, क्या है, सब यही आप देखेंगे। जब पुर्तगाली आते हैं तो प्रिंटिंग प्रेस व्यवस्था यहाँ लेके आते हैं। उससे पहले यहाँ प्रिंटिंग प्रेस व्यवस्था थी ही नहीं। इस प्रकार से क्या होता है? आलू की खेती, तंबाकू की खेती पुर्तगालियों द्वारा आरंभ की जाती है। तो जो यूरोपीय आते हैं तो बहुत सा व्यापारिक गतिविधियां भी होती हैं, बहुत से नई नई चीजें आपको सीखने को मिलती हैं, जानने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर क्या था आपका, जो आपने देखा भी, ये था भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। चैप्टर नंबर 6 था। आते हैं चैप्टर नंबर 7 पर। चैप्टर नंबर 7 जो है आपका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 7 है क्या। चैप्टर नंबर 7 है आपका, चैप्टर नंबर 7 है आपका 1857 का विद्रोह। अब ये विद्रोह था या एक क्रांति थी, ये क्या था, ये जब हम पढ़ेंगे तभी जान पाएंगे। फिलहाल मेरी दृष्टि में यह एक विद्रोह था, उस विद्रोह से अधिक कुछ नहीं था। ठीक है, इसे हम आज़ादी की प्रथम लड़ाई नहीं कह सकते। तो ये क्या था? 1857 का विद्रोह था। नेक्स्ट इसके अलावा हम देखते हैं कि और भी विद्रोह हुए, कुछ किसान विद्रोह होंगे जो हमको पढ़ने होंगे। तो इस विद्रोह से पहले भी जो विद्रोह हुए उनको हम देखेंगे। कुछ सिपाही विद्रोह हुए, किसान विद्रोह हुए। तो इन विद्रोह की चर्चा भी हम क्या है यहीं पर ही कर लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपका? 8 नंबर चैप्टर है आपका। अगर हम आते हैं 8 पे, तो वो क्या है आपका कि जैसे हमने बताया आपसे, भारतीय क्या हो गए, पढ़ लिख लिए। तो पहले केवल वेदों के बारे में पढ़ते थे, अब क्या है, पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण कर लिया। आज जो शिक्षा हम ग्रहण करते हैं वो पाश्चात्य शिक्षा है। पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात अब उनमें क्या हुआ, अब उनमें एक जागरण आया और वो चाहते थे, ये जो बुद्धिजीवी वर्ग था ये चाहता था कि समाज में छुआछूत, जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था को समाप्त किया जाए। और इसी समाप्त करने की दिशा में इन्होंने आगे कार्य करना शुरू किया और इसे बोलते हैं हम क्या, 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण।
देखिए, किसी भी विषय का सिलेबस समझना इसलिए जरूरी होता है कि हमें किस रास्ते से होकर जाना है। अगर ये पता होगा तभी आप मंजिल तक पहुंच पाओगे। अगर आपको रास्ता मंजिल पता है लेकिन रास्ता नहीं पता है तो आप गलत सलत रास्तों से होकर जाओगे तो फिर समस्या होगी। तो होता क्या है कि हमको क्या क्या टॉपिक पढ़ने एग्जाम में, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ पे हमको ज़्यादा ध्यान लगाना है, ये एक आवश्यक विषय बन जाता है। तो 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहीं पर ही आप पढ़ेंगे पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग जो है स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे। पहली बार जानेंगे यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने जो है, आते हैं 9 नंबर पर। चैप्टर नंबर 9 है आपका, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। ये क्या है आपका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस। अगर हम देखते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना कौन किया? तो इसकी स्थापना अंग्रेज किए। और क्यों किए? अपना उल्लू सीधा करने के लिए किए थे। हाँ, ऐसे लोग जो अंग्रेजों का समर्थन करते थे उनको इकट्ठा करके, हाँ, ऐसे भारतीय जो अंग्रेजों का समर्थन करते थे उनको सामूहिक रूप से इकट्ठा कर लिया, ठीक है, और एक आपका संगठन का निर्माण कर दिया। तो A.O. ह्यूम थे जिन्होंने स्थापना की थी। इसका उद्देश्य क्या था, चर्चा करेंगे। वहां पे कांग्रेस के अलावा भी क्या और कोई संगठन थे, कांग्रेस से पहले के संगठन कौन से थे, कांग्रेस के बाद के संगठन कौन से थे, ये सब चर्चा हम लोग यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में करेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस में करेंगे। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। 10 है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन, ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, यहाँ पे हम गांधी जी की भूमिका पर विशेष ध्यान देंगे। गांधी जी के द्वारा जो भी आंदोलन चलाए गए वहां से सर्वाधिक प्रश्न पूछता है आपसे, तो गांधी जी की भूमिका इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो हम देखेंगे कि जब हम पढ़ेंगे तो इसको भी 2 चरणों में, 3 चरणों में बांट के पढ़ने का प्रयास करेंगे, या पढ़ेंगे उस समय जो है जब शुरू करेंगे उसको। अभी तो क्या है, अभी तो एक सिलेबस है, सामान्य खाका है जो आपको समझना है। 11वां नंबर जो है आपका ये आता है, ये कोई टॉपिक नहीं है फिलहाल। 11वां नंबर है आपका विविध। इस विविध में क्या होता है कि मेरी तरफ से आपको जो पढ़ाया जाएगा वो आप पढ़ेंगे गवर्नर जनरल के बारे में, जो महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल हुए, इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल जो हुए उनके बारे में हम जानेंगे। और क्या जानेंगे हम लोग, और कुछ पुस्तकें देख लेंगे कि महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन कौन सी हैं। और क्या देखेंगे पुस्तकों के अलावा, तो पुस्तकें देख लिए। हाँ, महत्वपूर्ण व्यक्ति जैसे हैं आपके, उनकी जो विशेषताएं होती हैं, तो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व भी कह सकते हैं या व्यक्ति भी कह सकते हैं, चाहे जो कहिए। तो महत्वपूर्ण व्यक्ति देख लेंगे हम लोग जो परीक्षा के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, और उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनका क्या महत्व है, उनके द्वारा इतिहास में क्या ऐसा कहा गया जो महत्वपूर्ण हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ देखी जाएगी। तो महत्वपूर्ण व्यक्ति देख लेंगे। उसके अलावा और भी यहाँ कई चीज़ें हैं जो हम लोगों को देखनी है। फिलहाल तो इतना ही इसको रखेंगे। और जो लास्ट चैप्टर है वो आपका संवैधानिक विकास है। संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास। ये जो संवैधानिक विकास है, अगर हम इसकी बात करते हैं संवैधानिक विकास की, तो जहां संवैधानिक विकास आरंभ होता है वहीं राज व्यवस्था का शुरुआत होती है, यानी राज व्यवस्था शुरू होती है। तो राज व्यवस्था का आरंभ ही होता है संवैधानिक विकास से। अगर हम ये कहें आपसे कि जीएस को पढ़ने का सीक्वेंस क्या है, तो जीएस में अगर आप इतिहास पढ़ते हो तो इतिहास के बाद आपको चाहिए कि आप पॉलिटी पढ़ो, राज व्यवस्था को पढ़ना चाहिए,
क्योंकि जहाँ इतिहास खत्म होता है वहीं संविधान हमारा शुरू होता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये एक सामान्य खाका था, ये एक सामान्य एक हम कहेंगे पाठ्यक्रम था आधुनिक भारत का, जिसको हमको पढ़ना है। ये गागर में सागर है, ये हमने कम बातों में अपनी चीज़ों को कहा है। लेकिन अभी क्या है, जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो इसके अंदर बहुत सी चीज़ें पाएंगे। हाँ, अभी आप कर्नाटक, मैसूर आदि राज्यों के बारे में पाएंगे, शिवाजी के बारे में पाएंगे, तो बहुत सी चीज़ें क्या होंगी आप पाएंगे जब इसको हम शुरू करेंगे। फिलहाल नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा आपका, जब हम शुरू करेंगे, वो रहेगा उत्तर मुगल कालीन सम्राट, जो नेक्स्ट वीडियो में मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। फिलहाल आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।